हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और हम जो 10 क्वेश्चंस की पीवाईक्यू सीरीज है उसमें सीरीज नंबर 6 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस की 5 सेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे ही 3 साल के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। 10-10 क्वेश्चन में है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सारे टॉपिक्स या तो बुक से फिर से पढ़िए या जब मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं तो उसकी आप क्या करें, शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 10 यूनिट्स आपको टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे जिसमें टोटल 50 वीडियोस होंगे। उस वीडियोस की पीडीएफ यानी एनोटेशन फाइल भी आपको मिलेगी। उसके अलावा 3 ओएमआर टेस्ट आपके फुल लेंथ के होंगे 125 क्वेश्चंस के। पीवाईक्यू डिस्कशन होगा 3 साल का, जो इसकी एक सीरीज आपको मैं भी कराने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगेगी कि आपको एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट से टेस्ट सीरीज में एडमिशन लीजिए कि लास्ट में इतना बर्डन हो जाएगा। 50 क्लास की वीडियो है, कोई वीडियो घंटे से कम का नहीं है, इतना एलिब्रेट किया है मैंने चीजों को। तो अगर आप लेट करेंगे तो डिसएडवांटेज हो, फिर ऐसा ना हो जाए काश पहले लिया हो। ठीक है, तो नीचे फ्लैश वाले नंबर पे कॉल करें, टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले। 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? गल्फ स्ट्रीम, अब देखिए किस महासागर से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम आते हैं, आपको एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर के थ्रू आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। यहां गल्फ स्ट्रीम विश्व की धाराओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्यों, वो आपको अभी पता लग जाएगा। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन, ये मैंने कहां लगाया है, उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये कहां पे है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। अब देखिए यहां पे खास बात इसकी, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जो यूरोप का पार्ट है उसे, ग्रीनलैंड का पार्ट है उसे, आइसलैंड का पार्ट है उसे, इंग्लैंड का पार्ट है वहां, इन सबको इफेक्ट करती है कौन? गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, ये क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। इट मूव्स टू डिफरेंट वेज। दिस इज कैरेबियन करंट, इट मर्ज इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस करंट की वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो वाटर है ना वो बढ़ जाता है, यानी उसका वॉल्यूम लेवल बढ़ जाएगा। अब ये इसकी वजह से क्या होती है कि एक करंट आगे की तरफ मूव होती है जो हेटरॉस केप तक पहुंचती है। ये जो करंट है इसे हम कहते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से आती है और कहां पहुंचती है? ये हेटरॉस तक पहुंचती है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिडा करंट। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुई। अब यहां से लेकर के आगे की तरफ जो मूवमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेटरॉस से लेकर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस विच इज कॉल्ड ग्रैंड बैंक। कौन सा प्लेस है ये? ग्रैंड बैंक। यहां तक की जो स्ट्रीम है उसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। 45 डिग्री लैटिट्यूड पे आने के बाद ये गल्फ स्ट्रीम कई अलग अलग पार्ट में वेस्टर्न या पछुआ हवाएं जो हैं उनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या ड्रिफ्ट के फॉर्म में अलग अलग रूट में अलग अलग जगहों पे मूव होने लगती है। ये जो
स्कैटरिंग फॉर्म है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड होती है या कोल्ड होता है, वो इस पूरे नॉर्थ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंटल एरिया को क्या करती है, फ्रीज नहीं होने देती है, जमने नहीं देती है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि इस पूरे रीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन है पोर्ट का वो ओपन रहता है, जबकि लैटिट्यूडनली ये क्या होना चाहिए, फ्रीज हो जाना चाहिए। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक स्ट्रीम है और वो फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म है, और उसके बाद यहां पे एक करंट आ रही है ऐसे, जिसे हम कहते हैं कनारी धारा। कनारी आइलैंड किस आती है कनारी धारा, ये कोल्ड है। क्लियर। अब एक चीज और आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट एंटीलीज करंट से मर्ज होती है फ्लोरिडा करंट के साथ, और फिर ये गल्फ स्ट्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्थ में यहां से एक करंट आ रही है जिसका नाम है, कौन सी करंट, लेब्राडोर या लेब्रोडोर। ये दोनों ग्रैंड बैंक के पास मिलती हैं और टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यानी तापीय व्युत्क्रमणता होती है, जिससे यहां पे एक फॉग कंडीशन होती है और यहां पे कोहरा पाया जाता है। पोन्स डी लियोन ने, किसने, पोन्स डी लियोन ने 1553, पोन्स डी लियोन ने 1513 में क्या किया था, गल्फ स्ट्रीम को इजाद किया था। क्लियर। तो ये क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात क्या है, या कह सकते हैं सेक्स रेशियो क्या है। इंडिया में सेक्स रेशियो जनरली कम है, यानी ये 943 है। राइट आंसर क्या है, 1000 में 943। ठीक है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, 1901 में 1901 में अभी तक का इस पूरे सेंचुरी का, लास्ट सेंचुरी जो गई है उस सेंचुरी का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था। इतना सेक्स रेशियो कभी अभी तक नहीं है। वो था 1901 में कितना, 972 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक। 2001 में इट वॉज 933, 933 था, जो 2011 में इंक्रीज होकर के कितना हुआ, 943 हुआ, जिस कितना था, +10 हुआ, तो 10 इकाई बढ़कर के कितना हुआ, 943। ठीक है। 1991 में ये 927 था। अब देखिए ये स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि पिछले 2 जनगणना में जो सेक्स रेशियो है वो लगातार क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक है। 2 अलग अलग स्टेट्स की बात कहें जहां पर सेक्स रेशियो पॉजिटिव है। ठीक है। एक केरला में पॉजिटिव है, 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, वो स्टेट में है। पौंडीचेरी सभी तरह की यूनियन टेरिटरीज में एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जहां पे 1000 मैन पे 1037 फीमेल्स हैं, यानी वो भी क्या है, पॉजिटिव है। 5 स्टेट अगर लिया जाए तो केरला में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, उसके बाद तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कम कहीं पर है, वो स्टेट हो या वो यूनियन टेरिटरी हो, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव सबसे कम। तो दादर नगर हवेली दमन दीव एक हो गए हैं, लेकिन जब दोनों अलग हैं तो दमन दीव सबसे कम सेक्स रेशियो वाला
यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को मिक्स करें तो हो जाता है। क्लियर? स्टेट वाइज अगर आएगा तो हरियाणा इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट था 2011 में। 2015 में 22 जनवरी को हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें हम चाइल्ड कंजर्वेशन, वो भी फीमेल चाइल्ड कंजर्वेशन भी शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलविद था? आर्म चेयर फिलॉसफी। आर्म चेयर मतलब कि वो कहीं पर घूमने नहीं जाते थे, ठीक है, कहीं पर घूमने नहीं गए। और कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी यात्राएं की हैं, जैसे अब पहले हम्बोल्ट का नाम लेते हैं। हम्बोल्ट चूंकि एक रिच फैमिली से थे, या एवरेज प्लस रिच फैमिली जिसे कह लेते हैं, वहां से थे, तो उन्होंने काफी यात्राएं की, जबकि रिटर ने क्या है, यात्राएं नहीं की। क्यों रिटर ने यात्राएं नहीं की? क्योंकि रिटर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और संयोग की ही बात थी कि वो एक शिक्षा शास्त्री थे, सेल्समैन, उनके शिष्य बन गए और इसलिए शिक्षा में आगे निकल गए। तो ज्यादातर चीजें जो उन्होंने बिना यात्रा किए अनुभव के थ्रू प्राप्त की। इंपीरियलिज्म या इंपीरियल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, जर्मन लैंग्वेज में अर्डकुंडे। हम्बोल्ट ने लिखा कॉस्मोस। हम्बोल्ट ने लिखा कॉस्मोस। अब इसमें एक टर्म और है कि एक और जर्मन, जिन्हें हम वॉरेनियस कहते हैं, क्या खास बात थी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके जो मॉडर्न ज्योग्राफी को एस्टैब्लिश करने का प्लेटफॉर्म डेवलप किया, वो वॉरेनियस ने किया। ही वॉज ऑल्सो अ जर्मन, ठीक है। यानी ज्योग्राफी का जनरलिस्ट लिखने के बाद भूगोल का सामान्यीकरण या भूगोल को एक व्यवस्थित रूप में स्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो जर्मन वॉरेनियस को जाता है, ठीक है। रेडजेल, जो कि वॉल्कर कुंडे, याद रखिएगा, वॉल्कर कुंडे, अर्ड कुंडे सब एक ही मीनिंग है, ठीक है। चलिए, हम्बोल्ट ने जिग्नोजिया भी एक वर्ड दिया था। कभी कभी पूछा जाता है ना कौन सा वर्ड दिया था, तो उनका एक वर्ड था जिग्योन्जिया। जिग्योन्जिया वर्ड था, हम्बोल्ट का वर्ड था। हम्बोल्ट ने यात्रा की जबकि कांट ने यात्राएं नहीं की, इसलिए उन्हें क्या माना जाता है, आर्म चेयर ज्योग्राफर माना जाता है। हम्बोल्ट ने 6400 किलोमीटर की यात्राएं की थी, ठीक है, 64,000 किलोमीटर की यात्राएं की थी। इसके अलावा जो अर्डकुंडे है वो 19 या 19 खंडों में है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 64,000 नहीं है, 6400 किलोमीटर है, ठीक है। 6400 किलोमीटर की यात्रा हम्बोल्ट ने की थी। नेक्स्ट, वेबर ने उद्योगों की स्थापना, देखिए वेबर इंडस्ट्रीज को ऑप्टिमम प्लेस, एक अनुकूलतम स्थान देना चाहते थे। कोई भी उद्योग किसी ऑप्टिमम प्लेस पे जब एस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसका जो एडवांटेज है या प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। सो फॉर द प्रॉफिट, फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री, there are some important aspects has been driven by Weber, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर का इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का जो ये प्रिंसिपल था वो बेसिकली किस लिए था कि ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए उनका जो उनकी जो थिंकिंग थी कि वो कम लागत अगर लगाई गई, अगर इन्वेस्टमेंट ही कम हो तो प्रॉफिट क्या होगा,
ज्यादा होगा। और इन्वेस्टमेंट कम होने करने में जब इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी तो रॉ मटेरियल पे तो खर्चा नहीं किया कम किया सकता है। तो फिर ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो वितरण का कॉस्ट है, यानी समूहन गैदरिंग का कॉस्ट है, समूहन लागत है, जो श्रम लागत है, इन सबको अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्टिमम प्लेस पर ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो परिवहन लागत से को कम करने पर ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा विचारित था क्या? अल्फ्रेड वेबर का लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें श्रम लागत और समूहन यानी एक्युमुलेशन भी शामिल किया। ठीक है। उद्योगों के स्थान और उनका सिद्धांत, उद्योगों के स्थान और सिद्धांत, ये उनका जो राइटिंग थी, उसे जर्मन भाषा में अगर हम कहें तो उबर डेन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियन, उबन डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन, उबर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन। नेक्स्ट, भारत में पहला कोयला खान कहां खोदी गई? इंडिया में रानीगंज, धनबाद, आसनसोल और झरिया, 4 प्लेस दिया हुआ है। ठीक है। 1774 में रानीगंज वो रीजन था जहां पे पहली बार कोयला खोदा गया, और ये था प्लेस कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सबसे पहले। अब दूसरा है धनबाद, झारखंड। अभी वर्तमान में इंडिया का बिगेस्ट जो कोल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो 35% कहां से हो रहा है? इसी रानीगंज एरिया से हो रहा है। आसनसोल कहां है? आसनसोल इज इन ओडिशा। आसनसोल कहां पर है? ओडिशा में है। कोल प्रोडक्शन में ओडिशा नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर बिगेस्ट कोल रीजन ऑफ झारखंड वो कौन है? झरिया है। झरिया बिगेस्ट कोल रीजन ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? झरिया है। ठीक है। झरिया में ही सुदामडीह और मोनीडीह, याद रखिएगा, सुदामडीह और मोनडीह, ये दोनों क्या है? ये कोल को धोने वाली 2 धोवनशालाएं हैं, सुदामडीह और मोनडीह। क्लियर? चलिए, झरिया में ही बिटुमिनस कोल के सबसे बड़े डिपॉजिट्स इंडिया में पाए जाते हैं। अगर डिपोजिशन आएगा, देखिए अब 2 अलग अलग मैं आपको बात बता दूं। एक आएगा रिजर्व्स, कि कोल के सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स कहां हैं, तो आप कहेंगे झारखंड, राइट। लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कौन है, तो आप कहेंगे ओडिशा। ठीक है। लिग्नाइट कहेंगे तो क्या होगा? जब पूछे लिग्नाइट, कोल ही है ना, तो जब लिग्नाइट आएगा तो तमिलनाडु आएगा। ठीक है। एक चेंज हो गया है इसमें, वो ये है कि लीडिंग प्रोड्यूसर में एक बार फिर यहां पर झारखंड आ गया है। झारखंड प्रोड्यूसर भी है और रिजर्व भी कौन है? झारखंड। ये चेंज कीजिएगा।
प्रोड्यूसर और रिजर्व दोनों झारखंड है, जबकि लिग्नाइट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो तमिलनाडु अभी भी है। ठीक है, लिग्नाइट का कभी पूछ सकता है कि दूसरा प्रोड्यूसर कौन है, भाई सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर लिग्नाइट का कौन है? तो वो राजस्थान है। ठीक है, बहुत क्लोजली अभी ओडिशा को पीछे कर दिया है झारखंड ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस महाकल्प में को ट्राइसिक, जुरैसिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है? ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, बताइए इसका आंसर। ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। आप जानते हैं कि जो मेसोजोइक एरा है उसको किस में डिवाइड किया गया है? ट्राइसिक में किया गया है, जुरैसिक में किया गया है और क्रिटेशियस में किया गया है। इसमें क्रिटेशियस वही टाइम है जब क्या किया गया था? क्रिटेशियस टाइमिंग में ही इंडिया में जो महाराष्ट्र रीजन है वहां पर बेसाल्ट डिपॉजिट हुआ था फिशर इरप्शन के थ्रू, और आज वहां पे ब्लैक साइल का रीजन बना हुआ है। नेक्स्ट, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम, याद रखिएगा, डिसेंडिंग यानी डिपॉजिट। अभी हमने बात की कि डिपॉजिट में झारखंड नंबर 1 पर है, अभी बात की ना। फिर नंबर 2 पर ओडिशा, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पर मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में वेस्ट बंगाल आ जाएगा तो वेस्ट बंगाल कर देंगे, तब मध्य प्रदेश आएगा। यानी नंबर 1 पर रिजर्व में झारखंड, बिटुमिनस टाइप का रिजर्व सबसे ज्यादा यही है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में है। नंबर 3 छत्तीसगढ़। नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल है और नंबर 5 पे है एमपी, ये याद रखिएगा। प्रोडक्शन में भी झारखंड नंबर 1 पर हो गया है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही जगह पे पाया जाता है, वह है जम्मू कश्मीर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, ये जब की बात है, जब है। अभी जो लीड है वो है इंडिया। पॉपुलेशन में नंबर 2 पर है इंडिया हो गया, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर यूएसए। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, इंडिया, चाइना, यूएसए। इसमें अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया। इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडिया। अब इसमें इंडिया फर्स्ट पे है, चाइना 2 पे है, नंबर 3 पे यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, 5-6 पे पाकिस्तान और नाइजीरिया। 5 पे पाकिस्तान और 6 पे नाइजीरिया। टेस्ट सीरीज ओपन हो चुकी है। आप लोग को जिसको भी टेस्ट लेना हो फ्लैश और नंबर पे कॉल करें, टेस्ट जरूर परचेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी एग्जामिनेशन में। तो अभी क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट, रूर औद्योगिक प्रदेश कहां है? रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी में। और अगर एक रीजन को हम रूर मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिया रीजन है रूर। ठीक, अब रूर के चारों तरफ से जो रिवर्स हैं वो क्या है? वो निकल निकल के जाती हैं। ठीक है, रूर से जो रिवर है, रूर के अलग अलग क्षेत्रों से निकल के जाती हैं। आपने सुना होगा ना कि कौन सी ऐसी रिवर है, जो कौन सा ऐसा प्लेस है जिसे भारत का रूर कहते हैं। तो इंडिया का रूर कैसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, तो वो सिमिलरिटीज बताने की कोशिश मैं करता हूं। ठीक है, चलिए, रूर में यहां से जाती है लिम्पोपो रिवर। ठीक, यहां पे जाएगी राइन रिवर और यहां पे जाएगी खुद रूर रिवर। ठीक है, बेसिकली कोल रीजन है लेकिन मिनरल्स यहां बहुत मिलते हैं। ठीक, अब देखिए, इंडिया में एक प्लेस है छोटा नागपुर,
छोटा नागपुर में भी ऐसे ही, यहां से है सोन, बीचों बीच से आ रही है दामोदर, यहां पे है महानदी, यहां पे क्या है महानदी। और जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वो एक अग्र गंभीर पठार है, यानी जिसका सामने का भाग क्या है, बहुत स्कार्पमेंट शेप में है, गहरा है, और उसी के सहारे इंडिया की वाटरफॉल लाइन बनी हुई है जो कि रीवा के पास से स्टार्ट होती है और रांची तक जाती है। राइट आंसर इज जर्मनी। ठीक है, तो रूर जो है वो एक कोल, बेसिकली कोल रीजन है। ठीक है, जर्मनी का 80% कोयला जो है वो रूर रीजन में ही मिलता है। इसके अलावा आयरन ओर, कॉटन टेक्सटाइल्स और स्टील, आयरन तो आयरन स्टील यानी आयरन ओर, कॉटन टेक्सटाइल्स और सिल्क टेक्सटाइल्स भी इसी रूर रीजन में डेवलप हुई है। नेक्स्ट, सुएज नहर मिलाती है किसको? एक छोटा सा फिगर और फिर आगे, ये है रेड सी और यहां पर है मेडिटेरेनियन सी। यहां पे देखिए, ये है रेड सी। ये जो पेनिनसुला दिख रहा है ना आपको, ये है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला के दो तरफ दो रीजन है, एक ये और एक यहां। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला के दो तरफ दो रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट जो है ये है अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी, और ये जो पार्ट है ये है स्वेज खाड़ी। अब आपको बताना क्या है कि जो स्वेज है वो जो नहर है वो कैसी है। ठीक है, स्वेज। ठीक है, कहां से शुरू करेगी, कहां से शुरू होगा? एक पोर्ट यहां है, एक पोर्ट यहां है, और यहां पे क्या है? भूमध्य सागर। ये कहां खुल रही है? भूमध्य सागर। इजिप्ट के टेरिटोरियल या अधिकार क्षेत्र में कौन आ रहा है? स्वेज। ठीक है, दो बंदरगाह हैं, तो एक बंदरगाह यहां पर है, एक बंदरगाह यहां पर है। इन दोनों के बीच में है स्वेज कैनाल, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट झीलें हैं। ठीक है, कितनी झीलें हैं? 4। कौन कौन सी? मंजाला, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर और तिम्सा। 4 झीलें, मंजाला, ठीक, तिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। ठीक, सबसे बड़ी मंजाला है, फिर यहां पोर्ट स्वेज से पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज से पोर्ट सईद तक कौन जाता है? स्वेज कैनाल। ठीक है, 193.3 किलोमीटर की स्वेज नहर रेड सी को जोड़ती है और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। 1869 में यह पूरी बनके तैयार हुई। क्लियर? स्वेज कैनाल 2 बार हो गया। ठीक है, तो अब स्वेज से क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आई थिंक आप जरूर कर लेंगे। ठीक है,
सबसे बड़ी मंजाला है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।